नमस्कार। अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर पीड़ितों को याद करते नजर आए, तो वहीं उनके वायरल हो रहे फैसले से यूपी की राजनीति में तहलका मचा हुआ। दरअसल योगी सरकार ने मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी की है। इसकी शुरुआत विधानसभा की जो 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है वहां से की जा सकती है। उपचुनाव वाले 10 जिलों में इन अधिकारियों के पोस्टिंग पर सरकार ने रोक लगा दी है, ऐसी खबर है। सरकार को रिपोर्ट मिली है कि लोकसभा चुनाव में यादव मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पक्षपात किया था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिताने में मदद की थी। इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। चुनाव के बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी इस पर चिंता जताई गई थी। यहां तक कहा गया था कि बहुत सारे बीएलओ ने नाम काट दिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के, और इसीलिए शायद ये फैसला, ये इलाज किया गया है उन कथित समाजवादी पार्टी कांग्रेस समर्थक अफसरों और कर्मचारियों का। इस पूरे घटनाक्रम पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है, अफसरों की कोई ज़रूरत है नहीं, उनको पराजय से कोई रोक नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उपचुनावों में हार के अपमान से बचने के बहाने ढूंढ रही है। ये पूरा जो गुणागणित चलता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें आज भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। और उस दौर की लोग जो फंसे हुए थे, कष्ट में, पीड़ा में थे, या एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को निशाना साधा, सरकारों को निशाना साधा, उस दौर में इस पूरी विभीषिका के लिए नेहरू और गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर निशाना ये था कि जवाहरलाल नेहरू के लालच में पाकिस्तान बटा, और ये विभीषिका में किस तरीके से लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ढकेल दिया था। तो कुल मिलाकर इस विभीषिका दिवस को मनाने के पीछे कांग्रेस ही निशाना है, और देश को ये बताना है कि ये मसला वास्तव में, जो लोग जिनको आप समझते रहे आज़ादी की लड़ाई वाले लोग, ये वास्तव में राष्ट्रवादी नहीं है। आपको किस तरीके से मजबूर कर दिया था जो विभीषिका है विभाजन की, उसमें उलझने के लिए, और पुश्तें लग गई लोगों को उससे उबरने के। लेकिन इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जो अपने आप में बहुत सारे उसके मायने हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान, या जो बयान उन्होंने दिया है, लगता नहीं कि उससे, इस बयान से उनका कोई लेना देना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुल मिलाकर अगर स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि हमारा देश विदेशी हुकूमत से तो लोकतंत्र मतलब स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी मिलते ही हम उस सनातन राष्ट्र के विभाजन की त्रासदी झेलते रहे। मुख्यमंत्री ने इस विभाजन की त्रासदी पर कहा कि गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। भारत बल, बुद्धि, विद्या सब में दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता रखता है। 16वीं शताब्दी तक भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था। भारत इतना समृद्ध था कि उससे कई सौ वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण झेलता रहा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को बर्बाद कर दिया, और उसकी कीमत पर आज हम चुका रहे हैं, उसकी भी कीमत आज हम चुका रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन उनका एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हम केंद्र बिंदु में रखकर आज चर्चा करेंगे। योगी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ये अचानक विचार उनके मन में कैसे आया, और इस बयान के मायने क्या हैं, इसे समझने की कोशिश होगी। क्या इसके मायने ये हैं क्या कि जो 10 विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज इस बयान में छिपा हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, मोदी के बाद कौन, क्या उस अंतर्द्वंद के बीच योगी ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में भी चुनाव आ रहा है,
और कश्मीर का भी विधानसभा चुनाव है, इसलिए वो पाकिस्तान को निशाना साध रहे हैं, पाकिस्तान पर कब्जे की बात कर रहे हैं। तो आज मंथन में हम यही सवाल उठाएंगे कि योगी के जो पाकिस्तान वाले बयान के क्या मायने हैं। तो कुल मिलाकर ये मायने हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बयान से सीधा लेना एक राज्य के मुख्यमंत्री का कि पाकिस्तान का हम विलय कर देंगे, पाकिस्तान को हम अपने में मिला लेंगे, एक राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर किसी राष्ट्र की बात कहते हैं तो उसके अंतर्राष्ट्रीय मायने हो सकते हैं, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा कि पाकिस्तान का हम विलय कर देंगे, हम पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो इसके पीछे मंशा क्या है? क्या कोई योजना है? क्या इस तरह की कोई अंदर बात चल रही है, या फिर योगी आदित्यनाथ ये संदेश पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी देना चाहते हैं कि वो राष्ट्रवाद की जो लाइन है उनकी, उससे उन हिलने वाले नहीं हैं? पार्टी के अंदर के लोग भी अच्छी तरह समझ लें और विरोधी भी अच्छी तरह समझ लें। योगी आदित्यनाथ को सुनिए। लगातार बांटो राज करो की देश के अंदर कार्य करते रहे, उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, और सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया? बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। बांग्लादेश से पाकिस्तान विभाजन, सिंध चला गया, उसको कोई नहीं रोका गया। ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी योगी आदित्यनाथ बोले हैं, लेकिन क्या इन सारे विषयों का जो तोड़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि केवल राजनीति के लिए, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि केवल राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए ऐसा
किया गया और एक अंग्रेजों के मानस पुत्रों की तरह कांग्रेस पार्टी और उसके लोग सत्ता में रहे, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर वो बोल रहे थे, जो उनका जो भाषण है वो उससे मिलता जुलता है, लेकिन पाकिस्तान के विलय की बात, समाप्त करने की बात, बांग्लादेश में हिंदुओं की बात, बहुत हिंदू पीड़ित है। सरकार तो बीजेपी की है, 10 वर्षों से है, बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत गड़बड़ हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और भी तमाम कम्युनिटीज़ के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध सब के साथ हो रहा है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं, बातचीत की है कि भाई हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, इनके साथ जो अत्याचार हुआ बांग्लादेश में हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो हिंदू वाला करंट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मसला है, वो यहाँ लाकर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो उपचुनावों को लेकर एक फैसला किया गया है कि भाई अब इसमें ऐसे लोग नहीं लगाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अब आप चाहे जो कुछ करते रहिए, लेकिन जनता, वो कह रहे हैं कि जब भाजपा में उपचुनाव में जनता हराने के लिए फील्ड पर उतर चुकी है तो अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासनिक नाटक कर लें, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा गुणागणित है, बहुत सारे इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है, निहितार्थ हैं, इनसाइड द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, विपक्ष ही किसको संदेश देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत आभार। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शीतला प्रसाद पांडे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार शीतला जी। राघवेंद्र सिंह राजू वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और विदेशी मामलों के जानकार एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद पाहवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रमोद पाहवा से ही करूंगा, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद पाहवा एक राज्य का मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, हिंदुओं का उत्पीड़न, पाकिस्तान का विलय, उसे समाप्त करना, अरविंदो का भी जरूर जी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो भावना, मनसा, अपनी पार्टी, हिंदुत्व के एजेंडे की बात वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाएगा। बांग्लादेश में जो बातें कह रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा है, तो सरकार तो बीजेपी की है, सब बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा जो हिंदुओं या अन्य जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उन पर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश के जो इस समय तत्कालिक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वो कल वहाँ ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गए थे और एक संदेश भी देने की कोशिश की थी उन्होंने। तो ये सब जो योगी आदित्यनाथ के मायने आप किस तरीके से देखते हैं, और एक मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहा है तो ये किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? डॉक्टर प्रमोद पाहवा। आज सारा दिन बड़ी व्यस्त थे और योगी जी का भाषण अभी आपके चैनल पर सुनकर बड़ी मुस्कुराहट आई, खुशी, हंसी आई, खुशी तो नहीं कह सकते। एक अपने गांव की एक कहावत याद आ गई कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम नैनसु, शायद इस तरीके की थी। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जितने भी मौजूद मेहमान आपके हाजिर हैं, मैं इनसे सिर्फ एक रहनुमाई चाहूंगा कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश देखा है। और ऐसा ही कहा जाता है। पहली बात तो यह है कि किस आधार पर और किस परिस्थिति में एक राज्य का मुख्यमंत्री अधिकार रखता है कि वो विदेश नीति और विदेश सेवा के बारे में कोई बयान दे दे। ये तो मोदी जी को फंसाने वाली बात है। अगर इनकी अपनी आंतरिक राजनीति, आंतरिक कलह के बीच में ये देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैं आपको साधुवादी दे सकूंगा और क्या करूंगा। इनका क्या अधिकार है और किस हद से ये एक संप्रभु राष्ट्र को, उसको हमने मान्यता दी हुई है, उसको यूएनओ ने मान्यता दी हुई है, आप उसके ऊपर कैसे अधिकार जता देंगे कि वो हमारे कब्जे में आ जाएगा और हम उसको समाप्त कर देंगे।
ये तो हम नेता नहीं, वो कह रहे थे कि अरविंदो जी, डॉक्टर साहब वो कह रहे थे कि अरविंदो बार बार इस बात को कहते रहे कि या तो उसका विलय होगा या समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या दार्शनिक वाली बात है क्या योगी जी की, क्योंकि संत हैं वो? भी कहते रहे हैं, लेकिन वो विचारक थे और ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके की अगर वो बात करता है, वो भारत की केंद्र सरकार की विदेश नीति में दखल अंदाजी देता है, उसको स्टेट्समैन नहीं कह सकते। वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसका सवाल किससे पूछा जाएगा? मोदी जी से पूछा जाएगा। या तो वो इनका समर्थन करेंगे या इनका विरोध करेंगे। और फिर ये हिंदू महासभा के वही नेता है। इसी हिंदू महासभा ने सिंध में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ साझे में सरकार बनाकर पहला आधिकारिक प्रस्ताव पास किया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तो वही नैन सुख वाली बात हो गई। आज इनका कान छीदा हुआ है। इनको मालूम होगा कि इनके कान को जिस पत्थर से छेदा जाता है वो भी गोरख टिल्ला ननकाना साहब के पास से आता है। वो भी भारत से नहीं ऐसा हो सकता। और अगर इतना ही था तो मत चूके चौहान। आज तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी खराब है, सेना में भी विद्रोह है, सब कुछ है, मारो हिम्मत करके दिखाओ। तो बकलोली, मैं ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये हवाई बातें और हवाई तीर करके सिर्फ आप अपना मजाक उड़वाते हैं और आप संप्रभुता की बात करते हैं। जो 80-20 की बात कर रहा हो, जो कब्रों में से लाशें निकाल के और उसके साथ इस तरीके की बात करता हो, उससे आप कहेंगे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला ले, अखंड भारत को मिला ले? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अगर आज भी तैयार हो जाएं तो सबसे पहले यही भाग खड़े होंगे। इन्होंने क्या किया? सिर्फ 1200 हिंदू भारत की सीमा के बाहर खड़े थे, इन्होंने बीएसएफ लगा के उनको आने से मना कर दिया। जबकि आधिकारिक रूप से और तो और कितनी शर्म की बात है कि जो बांग्लादेश से शरणार्थी आ रहे थे उसको जेनेवा कन्वेंशन के सभी कानून तोड़कर बार बार जो बीजेपी के प्रवक्ता थे या बीजेपी के नेता थे उनको घुसपैठिया बता रहे। और मुझे बहुत तकलीफ हुई एक चैनल को के एंकर पे को मैंने इस बात को समझाया भी कि आप इस तरीके की असंवैधानिक बात ना करें। वो घुसपैठिए नहीं होते, वो शरणार्थी होते हैं। शरणार्थी और घुसपैठिया में फर्क होता है। और अगर वो शरणार्थी बतौर आ रहे थे तो आप हिंदू थे तो खुले हाथों से उनका स्वागत करते। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में क्या आप नहीं कर सकते थे? ये सब बातें हैं। बातों का क्या इन लोगों नहीं, डॉक्टर पाहवा वो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% से घट के 8% रह गई। सिंध उस वक्त के जो तत्कालीन लोग थे, इशारा कांग्रेस और नेहरू की तरफ, गांधी की तरफ था कि आपने सिंध छोड़ दिया और बांग्लादेश में भी हिंदुओं को ऐसे हाल में छोड़ दिया। और जो उनकी जो स्थिति परिस्थिति सब सामने और हाल का जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके पीछे योगी जी तो पीड़ा ही जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, चाहे बाहर के वो देश हो चाहे भारत का विपक्ष हो, ये लोग अपना जो बहुरूपिया रंग क्यों दिखाते हैं? जैसे बाकी लोगों की बात करते हैं, अगर भारत में अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार होता है तो वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश वाले मसले पर नहीं बोल रहे हैं। योगी जी की शायद ये पीड़ा है। डॉक्टर पाहवा, आप बताइए कौन नहीं बोल रहा है? आज आप बोलेंगे तो वो अखलाक पर बोलेंगे ना, कल को हमारे कश्मीर पर बोलेंगे ना, कल को पहलू खान पे बोलेंगे ना, तब आप कहेंगे कि हमें जो है हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। एक बात सुनिए ना, आप बांग्लादेश में तो चाहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू, तो भारत में हिंदू राष्ट्र हो। तो ये क्या दोगली नीति हुई? तो ये लॉजिक, कुछ सर लॉजिकल बात करें, बड़ा स्वागत है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्योंकि ये मेरा विषय रहा है और मैं वो उन देशों में अपने काफी समय आधिकारिक रूप से रह के आया हूँ, वहां की मैंने स्टडी की है। मेरे खुद पेरेंट्स माइग्रेट होकर आए 1947 में। और अगर आपने इतिहास में पढ़ा हो कि जवाहरलाल नेहरू की कॉलर पकड़ ली थी एक बुढ़िया ने, तो मैं आप मैं बता दूं वो बुढ़िया मेरी नानी थी। अरे क्या बात है, हम लोग तो दृष्टांत देते हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत प्रणाम। मैंने कल ही अपनी पत्नी को ये किस्सा सुनाया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि जवाहर बताओ आज़ादी के बाद मुझे क्या मिला, तो उन्होंने कहा ये जो कॉलर पकड़े हुए हो यही तुम्हें मिला है।
आज तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते हो। अगर आज वो जिंदा होती, मैं क्षमा चाहता हूं आपको बीच में काटने के लिए, आज वो जिंदा होती और नेहरू भी जिंदा होते तो वो नेहरू जी का जरूर गला पकड़ के बात करती कि वे पंडित, अगर ऐसी आजादी तूने दिलानी थी तो लानत है हमारी कुर्बानी के ऊपर। ये 9 इंच की जो सरहद है, जिसको मैंने कम से कम 20 बार पार किया होगा आधिकारिक तौर पर, अनाधिकारिक तौर पर तो छोड़ दीजिए, उस सरहद की उस 9 इंच की सफेद लकीर को जिसे आप सरहद कहते हैं, वहां मेरे बुजुर्गों का खून है। उस खून के ऊपर वो बुनियाद रखी हुई है। आप जिसे सरहद कहते हैं ना कि यहां से मेरा देश खत्म होता है, मैं कहता हूं वहां से मेरा देश शुरू होता है। और ये सब बेकार की और राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि हम साउथ एशिया के लोग, हम दक्षिण भारत के लोग भावनात्मक मूर्ख होते हैं। जस्टिस काटजू साहब कहते हैं कि हम 90% शाखा मृग हैं। निसंदेह हम शाखा मृग हैं। हम भावनात्मक बातों में आ जाते हैं। हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान को अपना बना लेंगे, हम बांग्लादेश को कर लेंगे। अरे तुम अपना घर तो संभाल लो, अपना मणिपुर संभाल लो, अपना नॉर्थ ईस्ट चुनावों में डॉक्टर पावा, चुनाव में कहा गया कि भाई अब हम जो पीओके है उस पर कब्जा करेंगे। यहां तक कि राजनाथ सिंह ने कई बार बयान दिए हैं इस तरीके के चुनावी सभाओं में। अभी पिछला ही चुनाव हमने देखा है। हाँ, तो इसी तरीके की एक बार डिबेट में मेरे साथ मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, सुषमा स्वराज जी थी, तब मैं लाहौर में पोस्टेड था। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ, चलो लाहौर चलते हैं। तो फिर वो गोल गोल बात हो जाती है। तो ये सब मैं इन बातों को, डॉक्टर पावा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसे क्रांतिकारी परिवार से हैं और आज हमारे साथ में हैं। मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं आपको अपने इस कार्यक्रम में पाके। मैं बहुत नमन करता हूं आपके पूर्वजों को और आपको कि कल स्वतंत्रता दिवस है और आज आप जैसी विभूति हमारी डिबेट में है। बारंबार प्रणाम है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन वास्तव में डॉक्टर पाहवा, प्रमोद पाहवा ऐसे क्रांतिकारी परिवार से हैं। अभी जो उद्धरण उन्होंने रखा अपनी नानी का, वो शायद देश के तमाम लोगों की जुबान पर है कि जवाहरलाल नेहरू का कलर पकड़कर कहा कि बताओ पंडित, हमें आज़ादी से क्या मिला। नेहरू ने इशारा किया कि देखो, जो आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हो, बस यही कुछ मिल गया, ये बहुत है। तो वैसे महाविभूति हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस पर हम आज, जिसके बहाने हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में पूरे देश में हर बार मनाते हैं, उसके भी ये परिवार, डॉक्टर पाहवा साक्षात गवाह हैं। वो कह रहे हैं सरहद के बारे में बड़ी भावनात्मक बात कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं आऊँगा, चर्चा जारी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। विभाजन विभीषिका दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को गलतियां याद दिलाई, बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की बात की, सिंध को अपने हाथ से जाने देने की बात की और ये कहा, अरविंदो का, महान विचारक अरविंदो का हवाला देकर कहा कि पाकिस्तान का विलय होगा या पाकिस्तान समाप्त होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जाने माने राजनयिक रहे हैं और फॉरेन एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रमोद पाहवा साहब। वो कह रहे थे कि वास्तव में ये बहुत सारी चीज़ें इस देश के तमाम लोगों को पता नहीं हैं और वास्तव में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो अलग तरीके की हैं। और आप इस तरह का बातचीत करके, बयान देके, अगर हम कहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों को मौका दे देते हैं इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। हमारे साथ इस बीच बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक कुमार सोवीर साहब भी जुड़े हुए हैं लगातार चर्चा में। बहुत स्वागत कुमार सोवीर आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अनीता अग्रवाल की तरफ रुख करेंगे। अनीता जी, अभी फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, क्रांतिकारी रहे हैं और उन्होंने अपनी नानी का किस्सा सुनाया है। ये किस्सा हमने किताबों में पढ़ा है और हम सबकी ज़ुबान पर है। वो कह रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों से कोई मतलब है नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह की बातें कह के आप अपने भारत के लोगों को आप भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर सकते हैं, अपना हित साध सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पे बात करें तो इन बातों का कोई मतलब स्थापित वजूद नहीं नज़र आ रहा। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री जी सबको झकझोरना चाहते हैं? क्या वो ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है? इसके पीछे क्या चुनाव है उत्तर प्रदेश का
जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। क्या योगी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर कि वो मोदी जी के बाद वही हैं, क्यों कश्मीर में भी चुनाव है आने वाले वक्त में, पाकिस्तान की बात करना, या सिर्फ यूं ही बस आज जो विभाजन विभीषिका दिवस था उसके बहाने ये सब कहा गया? अनीता अग्रवाल। दुर्गेन जी, उन लोग भवन में उन्होंने ये भाषण दिया था, इत्तेफाक से मैं वहीं पे थी, उस कार्यक्रम में मैं थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने शायद पूरा भाषण में ये एक चीज उन्होंने ये भी कही थी कि अब की बार विभाजन जो ये चलता है, विभाजन नहीं होने, प्रेम के ऊपर ही हम चलेंगे। इसका एक हिस्सा है कि हम प्रेम की तरह से रहें, या तो हम एक होंगे या फिर हम बिल्कुल उनको ये बात पूरा अगर सेंटेंस सुने तो उसमें आता है, उसमें आप, क्योंकि मैं उस भाषण में थी, अगर पूरा भाषण चलाएंगे तो आपको पूरा भाषण का सार समझ में आएगा। ना तो ये पार्टी के लिए, ना उन्होंने एक चीज कही थी कि अब हम जो है प्रेम के उसमें चलेंगे। ये नहीं है कि इस तरह से काट दो मार दो, जो बांग्ला में अभी हुआ है, जो पाकिस्तान जब इससे विभाजन हुआ था, इनके नाना जी थे तो हमारे भी नाना नानी वहीं से आए हैं, दादा दादी वहीं से आए हैं। हम भी जो है पंजाबी परिवार की बेटी हूँ, अग्रवाल में शादी हुई है, ये आपको बता दो, हम भी उसी वहीं से हैं। इसलिए हमको भी वहाँ की हिस्ट्री अच्छे से मालूम है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे वहाँ लोग जान बचाकर आ रहे थे, कैसे वहाँ पे कुंवारी लड़कियों को मांग तक भर दी गई थी कि आज शादीशुदा कुंवारी लड़कियां छोड़ी नहीं जा रही थी, बच्चे हाथ से छीन के लोगों ने अपनी बेटियों को खुद कुएं में डाला था। ये भी हमारी नानी की किस्सा बताती है। और जहां तक ये बात लाहौर की बताए, लाहौर भी लव के नाम से था, और आज सिंध, हम लोग कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध कहाँ है हमारे पास? गुजरात है, पंजाब है, मराठा है, सिंध कहाँ है? कहाँ, क्यों नहीं सिंध? हमारे ये बात सही है, आज हम ये कहते हैं कि वहां हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी परसेंटेज कम हो गई, तो एक चीज बताइए, यहाँ तो परसेंटेज हमारी बड़ी है ना, हम तो वहां पे, यहाँ पे कोई मुसलमानों की परसेंटेज कम तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में, बंगला में हिंदू की परसेंटेज कम क्यों हुई? क्योंकि उनका स्वभाव है। आप ये चीज को नहीं देखते, कश्मीर समस्या क्यों पैदा हुई ये नहीं आप देखते, या वहां से जो आप देखिए जिनकी प्रवृत्ति जैसी होती है उसको समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। ये उन्होंने कहा कि अब विभाजन की दृष्टि नहीं होगी, विभाजन नहीं होने देंगे, प्रेम के साथ ज्यादा होगा तो या उसका विलय होगा या हम उसको वो करेंगे। ये उसके बाद का बयान है, उससे पहले उन्होंने ये चीज कही थी। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो हम उस कार्यक्रम में थे, इसलिए हमको अच्छे से पूरा भाषण मालूम है। ठीक बात है, ठीक बात। मुख्यमंत्री होके कैसे कह सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री हो बाद में, भारत के नागरिक वो पहले हैं। भारत का हर नागरिक बोल सकता है और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है। उन्होंने ऐसी कोई बयान नहीं दिया जो कि संविधान के संवैधानिक पद पे रहते हुए नहीं कह सकते, ऐसा कोई बयान नहीं है। आप बयान को पहले, आपने ठीक पहले कह दिया था कि मैंने नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, मानते आपने नहीं सुना, इसलिए आपने जो, अरे वो नेता नहीं है जो आप उनकी मजम्मत कर रही हैं, वो नेता नहीं है भाई वो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने अपनी जिंदगी गला दी विदेशों को अध्ययन करने में, वो नेता नहीं है। आप भी क्या? अरे मैं वही ही कह रही हूँ कि बयान उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने पहले ये बात कह दी थी, इसलिए मैं कह रही हूँ उन्होंने आपके बयान को सुनकर बात की। बाद में तो यही कहा ना, योगी जी ने यही तो कहा ना कि भाई विलय, अरविंदो जी की भी इच्छा थी, सबकी इच्छा के विलय हो जाए या हम उसको मिला ले, ये बात तो आप भी कह रही हैं। नहीं, हम भी कह रहे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी, ये बात तो अटल जी ने भी कही थी। ऐसा नहीं है, ये तो हर भारतीय की सोच है कि हमारा अखंड भारत हो, हम अखंड भारत को सपना देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर जोशी को लूंगा। जोशी साहब, क्या दिक्कत है भाई अगर अखंड भारत हो जाए, या इस बयान के पीछे कोई और चीज आपकी पार्टी और आप देखते हैं? देखिए, अभी मैं सुन पा रहा, वैसे तो आज के कार्यक्रम में चौहान साहब आपकी कृपा से और जो हमारे पहले साथी बोले, और एक बुद्धिमान व्यक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय विधि के ज्ञाता भी है, और इत्तेफाक से मैं उनसे अपने आप को कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ। आप तो हमारे बड़े भाई भी हैं, आप जानते हैं मैं इंटरनेशनल रिलेशन लॉ का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उनसे कनेक्ट भी कर पा रहा था अपनी बात को। उन्होंने सारा गागर में सागर कह दिया। और अभी हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी कह रहे थे, वो आम नागरिक भी है। मैं आदरणीय बहन जी को बताना चाहता हूँ, आम नागरिक में और मुख्यमंत्री में और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के दायित्वों में अंतर होता है। आम आदमी के दायित्व अलग होते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के दायित्व अलग होते हैं। और जो ये मामला है जिस पर आज चर्चा आपने चलाई है,
चौहान साहब, ये जो चर्चा है ये इंटरनेशनल रिलेशन का विषय है और ये हस्तक्षेप है माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय विदेश मंत्री जी के जो कार्य उनका है उस पर हस्तक्षेप है। और कल को हो सकता है कि इस विषय पे भारत की कहीं पर बात भी खराब हो सकती है कि क्या आप इस तरह का, आपका देश इस तरह की बातें करता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान हो जाता है वो बड़ा बयान हो जाता है। आम आदमी का, एक सांसद का, एक एमएलए का बयान नहीं होता। एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश को करते हैं तो उनका बयान से हमारे देश की भी किरकिरी हो सकती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की किरकिरी हो सकती है, विदेश मंत्री की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इनका रवैया क्या है। इनका रवैया पाकिस्तान के प्रति दो तरह का है। एक हम देख पाते हैं कि कैसे ये जिन्ना की मजार पर चले जाते हैं और वापस सजदा कर लेते हैं। एक हम देख पाते हैं कि बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, वो भी बिना बुलाए चले जाते हैं। हम इस तरह का भी इनका देख रहे हैं। और जो इनकी जो मातृ संस्था है उसका भी व्यवहार देख रहे हैं देशभक्ति का, कि 52 साल वहां पर तिरंगा नहीं लहराया, ये भी देश ने देखा है। गोडसे के हत्यारों को, गोडसे को ये कितना मानते हैं ये भी प्रदेश और देश जानता है कि गोडसे की विचारधारा पर चलने का ये लोग काम करने का काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि हम उसको अपने में मिला लेंगे, इस तरह की बात करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, दुर्गेश भाई आम नागरिक है, पत्रकार है, मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि चाइना की जमीन तो वापस ले लो जो चाइना छीन ली है, वो छोड़िए। आप पाकिस्तान को कब मिलाएंगे, बांग्लादेश को कब मिलाएंगे? कम से कम चाइना ने जो भारत की जमीन को अतिक्रमण करके ले लिया वही वापस ले लो। क्यों इतनी? एक्चुअल में एजेंडा क्या है मैं आपको बताऊं। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं इस समय जो जिस तरह की बात कर पा रहे हैं उन पर बड़ा दबाव है। और वो दबाव किस प्रकार का है मैं बताना चाहता हूँ दुर्गेन भाई। जो सरकार की सरकार में और प्रदेश की सरकार में और प्रदेश की सरकार में और प्रदेश के संगठन में जो झूठ पत्रम का खेल चल रहा है, यही एक कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विषय से विषयांतर हो जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कैसे इनके इरादा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी क्या बयान देते हैं। कहते हैं अति आत्मविश्वास से हारे। अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का नारा। 400 पार का नारा किसका था? माननीय प्रधानमंत्री जी का। और उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? उप मुख्यमंत्री कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, यानी कि मुख्यमंत्री छोटे आदमी है। ये और जो 10 सीटों का जो चुनाव है, जमीन खिसक चुकी है। जनता चुनाव लड़ाया 2024 में, फिर उपचुनाव में लड़ाया, देश के जो उपचुनाव हुए, और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जनता चुनाव लड़ाएगी। जनता के आगे आप कितने ही यादवों को अपने प्रशासन से हटा दीजिए, मुस्लिम को हटा दीजिए, अन्य जातियों को जो आपको कहता है कि जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुर्गेश जी जवाब दे दो इनको। दुर्गेश जी जवाब दे। मैं आ रहा हूँ। अभी जरा कांग्रेस को भी ले लेते हैं, फिर आप दीजिए जवाब। ठीक है प्रोफेसर जोशी, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ शीतला प्रसाद पांडे जी जुड़े हैं। पांडे जी, ये पूरा घूम फिर कर जो टारगेट होता है कि आपने सिंध दे दिया, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान में जो विभीषिका विभाजन दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या हम इसको कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में विभीषिका दिवस मनाते हैं, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो आपने इतनी ऐतिहासिक गलतियां क्यों की जो ये देश, यहाँ का हिंदू, यहाँ के लोग, यहाँ के राष्ट्रवादी लोग, उनको इतनी तकलीफें हो रही हैं अभी तक? ऐसा है। हेलो जी बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए, बुलंद आवाज है आपकी, बोलिए कृपया। अभी मैं सबको सुन रहा था। प्रमोद जी ने जो अपना बयान दिया वो इतना सुंदर था कि जितने पैनल के लोग हैं उन सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन जिम्मेदार कांग्रेस कितना है कि केवल बीजेपी वाले बताएंगे तब कांग्रेस वाले नहीं सीख पाएंगे। कांग्रेस जानती है आज गांव की परिस्थितियां क्या हैं, ब्लॉक की परिस्थितियां क्या हैं, जिले की परिस्थितियां क्या हैं, प्रदेश की परिस्थितियां क्या हैं। उस समय जिस समय यह हुआ था विभाजन, उस समय की परिस्थिति क्या थी योगी जी को पता नहीं है, शीतला प्रसाद पांडे जी को पता नहीं है क्या परिस्थितियां थी, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो हुआ उस समय की परिस्थिति के अनुसार ठीक हुआ। आज की परिस्थितियां क्या हैं उस हिसाब से बोलना चाहिए। आज तो
योगी जी के भाषण से ऐसा लग रहा था कि ये मोदी जी को ही अपदस्थ करना चाहते हैं। ये बयान मोदी जी देते तो ज्यादा अच्छा होता। ये नेशनल लेवल की भारतवर्ष की बात है, ये यूपी के सीमा के अंदर की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये वो 10 कह रहे हैं सीट कि भाई पर और विभाजन चुनाव नहीं है। चाहिए, ये कह रहे हैं, वो तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसा कह रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? अरे भैया, जिम्मेदार व्यक्ति है, मैं मान रहा हूं, लेकिन यह बात योगी जी को प्रदेश स्तर पर जो हो वही कहें। ये देश स्तर की बात है ना। ये इसमें अमित शाह बोले, मोदी जी नहीं, बोले। अखंड भारत का सपना देखना क्या गलत है? अखंड भारत का सपना देखना गलत है? भारत का अगर नागरिक, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, अखंड अगर भारत हम चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या? मुख्यमंत्री जी बोले तो आपको ठीक क्या है, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाए, मैं कुमार सोबीर को लूंगा। ठीक है पांडे जी और नीता जी, अब जरा शांत हो जाए कृपया। मैं वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक कुमार सोबीर साहब को लूंगा। कुमार सोबीर साहब, पूरा बयान, घटनाक्रम आपने देखा ही होगा, योगी जी ने किस तरीके से सारी चीज़ों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर चिंता व्यक्त की, सिंध पर चिंता व्यक्त की। चूंकि आज विषय विभाजन विभीषिका दिवस था तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, सिंध, सारी बातें वो करनी थी। एक बात वो भी उन्होंने कही अरविंदो जी का हवाला देकर कि भाई पाकिस्तान या तो समाप्त होगा या विलय होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति है, ज़मीन खिसक रही, पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में मोदी के बाद कौन है, ये सब गुणागणित है। एक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इसको किस तरह आप देख रहे हैं? दरअसल समस्या होती है कि जहां पास कोई विचार नहीं होता है तो हम, और बोलना हमारी मजबूरी हो जाती है, तो हमें क्या बोलें। यही जो ये घटना वही है जो आज योगी ने किया है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ये बोले हैं, अगले दिन जो भी हुआ राज्यपाल बोलेंगी। समस्या ये है कि जिस संकट में योगी हैं और धरातल में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, वो ऐसी स्थिति में उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा देश जिसकी तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है, उसको नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता, वो अपने आप नहीं हो सकती। दूसरी बात, भारत में विलय नहीं हो सकता है। अगर ये होना होता तो आरएसएस और मुस्लिम लीग ये हरकत नहीं करते उसके बाद। तो क्या जो भारत में इस समय 25 करोड़ 18-20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, उसमें क्या पाकिस्तान के बाकी मुसलमान को अपने पार रखना चाहते हैं? समस्या ये है कि यहाँ के 18 करोड़ जो मुसलमान हैं, 19 करोड़, उनको आप संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के ईसाई हैं, तकरीबन उनकी संख्या 4 करोड़ है, उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ चला जाए। बहाना आपके पास बांग्लादेश का है। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है पांडे जी ने, कि जो बोलना चाहिए मोदी की तरफ से वो बोल रहे हैं योगी, क्योंकि योगी के पास बोलना जैसा कुछ है नहीं। इन्होंने दरअसल अकबर नगर को पूरी तरह ढा दिया और पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर के बारे में क्यों तक नहीं बोले, क्योंकि उसका नाम उत्तरांचल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बड़ी आबादी हिंदुओं की है। ऐसी स्थिति में आप किस समवाय की बात कर रहे हैं, किस सद्भाव की बात कर रहे हैं, किस प्रेम और सद्भाव की बात कर रहे हैं? एक बड़ा गमंजा है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत हल्की सी बात कह दी है योगी ने। और जहां तक मैंने अरविंद को पढ़ा है, उनके जन्म के पूरे इतिहास से लेकर सन 72 से लेकर के 15 अगस्त से लेकर 1872 से और उनके मृत्यु तक को जो समझा है, अलगाव वाली बात या नेस्ताबूद करने की बात उन्होंने की ही नहीं महर्षि अरविंद ने। ऐसी स्थिति में इस पूरी बातचीत को बहुत हल्के तरीके से ही इन्होंने पेश कर दिया है। हमें भी उतने हल्के से ही दिखना चाहिए, वो तो द्वेष की अब आवश्यकता नहीं। जी कुमार सोबीर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि बहुत ही ये भी एक विषय है, एक ये भी खबर आई है कि अब जो 10 उपचुनाव हैं, यहाँ से जो यादव और मुस्लिम अफसरों को इनमें नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की जो समीक्षा बैठक संगठन की हुई तो उसमें कहा गया था कि भाई सपा के समर्थित खास तौर पर यादव और मुसलमान अफसर और कुछ बीएलओ ने मिलकर लोकसभा चुनाव में हराया है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रयोग के तौर पर अभी और बाकी फिर पूरे प्रदेश में इस तरह की चीज़ें लागू की जाएंगी। हालांकि अभी कोई सरकारी आदेश इस तरह का, चूँकि मुझे लगता कर भी नहीं सकती सरकार जातियों का नाम लिखकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं। और अखिलेश यादव ने इस पर एक्स पर पोस्ट भी किया है कि फील्ड में आपकी जो जड़ें हैं वो उखड़ चुकी हैं, अब आप किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, किन अफसरों को लाते हैं, उनकी सत्यनिष्ठा कैसी है, ये देखने वाली बात हुई। तो इस तरह की चीज़ें क्या की जा सकती हैं, क्या करनी चाहिए, की जा रही हैं क्या?
दरअसल करना जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम लोग कितने भयावह दौर पे खड़े हो गए हैं। अभी अग्रवाल जी से मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से अखंड भारत की बात करें, अरे अखंड भारत की स्थिति के पैदा करना आप ही लोगों ने किया है, इन्हीं आरएसएस का काम है, पूरी इसी मुस्लिम लोग का है, तो उनके साथ अलग हो गए हैं, वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो नहीं होना चाहिए, अलग बात है, लेकिन दोबारा उनको वापस ले करके और खासतौर से अपने घर में खुद ही आप आग लगा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। और ऐसी बात नहीं कहा जाए कि हम उसको या तो पाकिस्तान नेस्तनाबूत था, अरे नेस्तनाबूत होने की नौबत तो यहाँ हम बच गए हैं। पूरे आवक का कांवड़ यात्रा में देख लिए क्या स्थिति होती, क्या धर्म के नाम पे नाश कर दिया। अभी हम मोती नगर नाका इंडोरा से करके ऐशबाग की तरफ बढ़े हैं, क्या विश्वास करेंगे 1.5 घंटा हम लोग फंसे रहे। वजह क्या थी? बगले मंदिर है और दूसरी तरफ उसके मस्जिद है, उसके बीच में इतना सकरा हो गया। और ये केवल राजेंद्र नगर लखनऊ की बात नहीं है, लखनऊ के कई चौराहों की स्थिति है कि बहुत भयावह मौत पे कगार पे खड़ा दिया है। तो हम लोग ये इन लोगों से बात सुन करके बहुत घृणा से इन लोगों से बातचीत करते हुए हमें लगता है कि उनसे दूर रहना चाहिए और यही बेहतर होगा। ये मान लेना, महर्षि अरविंद को नाम लेना, बड़े बड़े लोगों का नाम लेना, अपने कर्म नहीं देखना, ये बहुत शर्मनाक और बहुत दुखद है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं राघवेंद्र राजू को चर्चा में लेता हूँ। राघवेंद्र राजू, अभी जो अफसरों की बात हो रही है कि मुसलमान अफसर, यादव अफसर, इस तरह की बात भी खबरें आ रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर भी आज हल्ला मचा और कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तभी अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया इस पर कि भाई ये है। तो क्या चुनाव में कोई इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, क्या पिछले चुनाव में हुई हैं कि सरकार बीजेपी की और पक्ष ले रहा विपक्ष के अधिकारी, ऐसा कहीं होता है क्या कि सरकार हमारी है और खड़ा हो जाए दूसरे के साथ में? देखिए दुर्गेश जी, ये तो साफ है कि रंग बदलने में जो स्थितियां चल रही, हर नेता अपने अपने में, तो ये तमाम जो स्थितियां हैं आज देश में, 14 अगस्त 1947 को वो भी भयावह लोगों ने देखा जब कराची में एक तरीके से लिखा जा रहा था पूरा स्क्रिप्ट, और जिस तरीके से अभी हमारे महबूब साहब ने भी कहा और तमाम लोगों ने जो बातें रखी, ये भी आप बात करिए कि भाई 562 रियासतें, देसी रियासतें इन समाज के लोगों को दी, और उनमें हैदराबाद क्यों नहीं गया, और भी तमाम रियासतें दी जो पाकिस्तान में ही रह गई। तो इस देश ने तमाम बंटवारे देखे हैं, और जब बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई, आप जो बांग्लादेश में हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज को ही ले लीजिए, वहां हिंदुओं की जो स्थिति थी, और आप कही मीडिया और स्क्रिप्ट ने बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं। दुर्गेश जी, कश्मीर के जो वर्तमान में हालात है वो सच में मीडिया दिखा नहीं पा रही है, वहां रोजाना तमाम तनाव बना हुआ है। तो ये जो तमाम तनाव के बीच में है, तो ये निश्चित तौर पर मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, और संत चाहे विवेकानंद जी को जीरो टॉलरेंस पर बोलना पड़ा था, उन्हें जीरो पर कोई उन्हें सब्जेक्ट नहीं दिया गया था शिकागो में। और तमाम जो स्थितियां आज हैं, आज देश में देख रहे हैं किस तरीके से जातियों उपजातियों में चल रहा है। भाई जब हम नारा बनाए थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, तो ये जातिगत पार्टियां क्यों बन गई? आज जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, और ये तमाम जो बात हो गई, बात, और इनसे केवल कुर्सी पाने अवसरवादिता की राजनीति हो रही है। कोई देश प्रेम की बात करे, राष्ट्र प्रेम की बात करे, राष्ट्र की असुलता की बात करे, तो ये निश्चित तौर पर है दुर्गेश जी, आज भी देश में कई जगह सीलिंग एक्ट है, कई जगह नहीं है। आज आप चले जाइए, बिहार में सीलिंग एक्ट नहीं है। तो ये एक देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तमाम शैलियों के लोग हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने अगर कोई बात कह दी आजादी के, मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस के 78 में, उसमें कि भाई ठीक है 15 अगस्त के एक दिन पूर्व, तो ये निश्चित तौर पर है, अगर उन्होंने कह दी तो ये डिबेट तब क्यों नहीं हुई जब रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने कहा था। तो आज अगर हर मुद्दे को अगर मीडिया इस तरीके से बना रही है, तो क्या वो त्रासदी आप नहीं देख रहे बांग्लादेश की? अगर इस तरीके से राघवेंद्र जी, बांग्लादेश की त्रासदी कौन रोकेगा? भुवन भास्कर जोशी रोकेंगे या नरेंद्र मोदी रोकेंगे? कौन रोकेगा भाई? बात ये नहीं है, अगर पूरे देश में कौन रोकेगा भाई? सारे राष्ट्रों की त्रासदी तो सरकार रोकेगी ना। अगर कांग्रेस की सरकार होती, उनकी जिम्मेदारी थी,
बीजेपी की सरकार, उनकी जिम्मेदारी थी। हम सरकार चुनकर इसीलिए भेजते ना, आपको ताला कुंजी देते कि भाई देखो विदेश नीति, कूटनीति, पता नहीं कितनी कितनी नीति जो होती हैं उन्हीं को देखना ना। दुर्गेन जी, यही तो मैं कह रहा हूं, जब विदेशी नीति बनी है और सारा तंत्र बना है विश्व से लेके सब, तो शांति व्यवस्था की पहल किसी ने क्यों नहीं की? भाई ठीक है, बंटवारे हुए तो उसमें तो कोई भी तर्क वितर्क नहीं है कि भाई ठीक, कब पाकिस्तान बन गया, कब अफगानिस्तान बन गया, भारत के तो कई टुकड़े हुए, कोई ऐसा नहीं है। तो जब भारत के तमाम टुकड़े हो गए तो यहाँ देश में ही रह के अगर देश की भाषा और संस्कृति के साथ कोई व्यक्ति भारत में जाति संप्रदाय पर, धर्म संप्रदाय पर, इनमें तमाम जो बातें हो रही हैं, इन तमाम बातों के बीच में आज अगर योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया तो ये निश्चित तौर पर है, वो आज पाकिस्तान की आबादी कितनी है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। उन्होंने देखा होगा कि जिस तरीके से कट्टरपंथता चरम सीमा पर जा रही है। और आपने अभी एक देखा होगा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी वक्फ पर एक बिल लाई थी, वो ठीक है जेपीसी में चला गया दुर्गेन जी, लेकिन वो वक्फ संपत्तियों को लेकर के कि भाई इतनी जल्दी इतनी सारी संपत्तियां कि रेलवे की नहीं बढ़ पाई, इनकी नहीं बढ़ पाई और उनकी 5 गुना बढ़ गई। तो ऐसा कौन सा मैजिक है कि लोग यहां से पाकिस्तान चले गए लेकिन लोग किसी भी आपकी सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसको भी बहुत डिबेट राघवेंद्र जी बहुत अलग चली जाएगी, डिबेट हम इस पर अलग से कर लेंगे। भाई वक्फ वाला जो बिल है जेपीसी वाला, वो राहुल गांधी ने थोड़ी जेपीसी में भिजवा दिया, तो सरकार ने खुद ही भेजा। सरकार को पता था कि नहीं पास होने वाला है ये। आपने जो बात कही है, आज वोट की राजनीति कहाँ है? अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अलग अलग पूर्वांचल तक आप देख लें। ठीक है राघवेंद्र जी, मेरे दिमाग में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है और नेताजी मुलायम सिंह की एक बात मुझे याद आ गई। मैं भुवन भास्कर जोशी साहब से सवाल जरूर करूंगा कि भाई योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश पाकिस्तान का विलय होना चाहिए भारत में। मुलायम सिंह भी तो यही कहते थे कि महासंघ बनाओ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब मिलके वो कहते थे कि भाई एक पूरा अखंड भारत की परिकल्पना मुलायम सिंह भी करते थे। तो फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? चौहान जी, मैं आपको पता कि जवाबों से नहीं बचता, जो जवाब आप देते, जो माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात कही थी, उन्होंने बात कहने का काम करा। उन्होंने कहा चीन भारत का नंबर 1 दुश्मन है, और ये उन्होंने एज ए डिफेंस मिनिस्टर ये बात को कहने का। आज देखिए क्या हालत है, चीन ने जमीन कब्जा ली है, हम लोग दूसरे देशों को कब्जाने की बात कर रहे हैं। अरे अपनी तो जमीन बचा लो महाराज। हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चीन कब्जा लिया, आप कैसे बोल रहे हैं? कौन सी चीन कब्जा रही है, बता दिए कौन सी जमीन चली गई? चीन आज जो है भारत के आगे शांत है। आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने देखा था चीन का क्या हाल था, कैसे वो आगे बढ़ना। ये तो कम से कम आज डरा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं है, आप दोनों शांत हो जाइए। बस फाइनल कमेंट डॉक्टर प्रमोद पावा जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। थैंक यू वेरी मच सभी मेहमानों का। अंतिम टिप्पणी अनीता जी शांत हो जाइए, अब वक्त नहीं है मेरे पास, आपकी बात आ गई। डॉक्टर प्रमोद पावा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, जब हम बोले सब्जी मंडी है ना, बहुत गंदी बात है। नहीं, हम जो बोले वो सब्जी मंडी हो जाती है। आप लोग बोले तो ठीक है, मतलब भाजपा को बोलने भी ना दीजिए। आप लोग जो बोले वो सही है, हम बोले सब्जी मंडी है। आप नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। डॉक्टर प्रमोद पावा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम के। वक्त नहीं मेरे पास। और जो अनीता बहन जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल है एना देने बुजुर्ग होते होने नहीं लायलपुर तो क्यों जी? नहीं जी, अगर रावल। अच्छा, जहाँ अखंड भारत की बात कर रहे हैं सर, मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे देश का विभाजन हुआ 2 राष्ट्र सिद्धांत के ऊपर, और 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतीक है वो मीनार पाकिस्तान है, जहाँ कोई भी भारतीय नहीं जाता, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर गए थे। और जहाँ संघ बनाने की बात थी, जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा था, लोहिया जी ने कहा था, तो वो संघ बनाया था राजीव गांधी ने सार्क के नाम से, और उस सार्क को खत्म किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने। उससे पहले गुटनिरपेक्ष को खत्म किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आदमी सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता। कारगिल है और 50 बातें हैं, पर्दा बहुत जरूरी होते हैं, हमारी भी मर्यादा है बोलने की। तो मैं यही कहता हूँ, सिर्फ मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसे संवेदनशील विषय पर कोई बात करनी है तो मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा कर सकता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट ही है
कि थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ के आया कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत संवेदनशील विषय होते हैं विदेश नीति के, और आप सब बहुत सम्मानित और विद्वान लोग। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जोशी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर प्रमोद पावा, कुमार वसवीर जी, राघवेंद्र राजू जी, शीतला प्रसाद पांडे जी, अनीता अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, समझा, अपनी कोई राय बनाई होगी। विदेश नीति बहुत अहम मसला है। मैं ये नहीं कहता, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उनके पीछे उनकी अपनी एक सोच है कि भाई भारत, अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी है, आरएसएस का भी एजेंडा अखंड भारत का निर्माण, राष्ट्रवाद, उनकी अपनी सोच है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भाई इनसाइड द पार्टी प्रॉब्लम है, उपचुनाव हैं, बहुत सारे कारण हैं, इसकी वजह से ऐसा किया गया होगा। खैर, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता दिवस कल है, पूर्व संध्या पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।